हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस सेकंड चैप्टर का ये दूसरा सेक्शन है। इसके पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के सेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें कर ली थी। अब दूसरा एक बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाने वाला चैप्टर या सेक्शन जो भी कहें आप, कैपेसिटर या कैपेसिटेंस, बोर्ड एग्जाम के लिए ही नहीं, हर तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटी? अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपेसिटी की मीनिंग क्या है, लेट दिस इज द कंटेनर। अगर ये एक बीकर है या कोई कंटेनर है, हम किसको बोलते हैं कैपेसिटी? अगर आप इसमें पानी भरना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे इसका लेवल राइज करता है, इंक्रीज होता है लेवल। मान लो आपने अमाउंट भर दिया, ये अमाउंट Q, और इसका लेवल राइज हो गया L। आप कैसे डिफाइन करते हैं कैपेसिटी को? अभी क्या आप और इसमें पानी रख सकते हैं? बिल्कुल सही, और रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं? जब तक कि इसका लेवल मैक्सिमम नहीं हो जाता। इसके बाद अगर आप रखेंगे तो पूरा का पूरा पानी बाहर चला जाएगा। जो एक्स्ट्रा आप डालेंगे तो वो पानी बाहर चला जाएगा। सो कैपेसिटी इज सिंपली डिफाइंड एज द मैक्सिमम स्टोरिंग पावर और एबिलिटी टू स्टोर मैक्सिमम क्वांटिटी। ये एबिलिटी वो एबिलिटी जो ये बताती है कि ये मैक्सिमम स्टोर कर सकता है, चाहे वाटर हो, चाहे कुछ भी हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी, जो मैक्सिमम स्टोर करने की एक एबिलिटी होती है, उसे आप एक सिंपली नाम देते हैं कैपेसिटी। सिंपल, यहां पर भी वही काम करने वाले हैं हम। इसके लिए भी एक डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करता है, एक कंडक्टर जो चार्ज को स्टोर करता है, उस डिवाइस का नाम हम रखेंगे कैपेसिटर, और उसकी कैपेसिटी को हम बोला करेंगे कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच स्टोर द चार्ज। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है। यानी सिंपल, एक कंडक्टर के ऊपर हम चार्ज रखेंगे अपने काम के लिए। आगे चल करके हम उसका यूज देखेंगे कि क्या यूज होता है, कहां यूज होता है, बट हमें आगे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और उस एनर्जी को हम चार्ज के मीडियम से, चार्ज एक मीडियम है एक्चुअली, चार्ज को हम स्टोर करने का हमारे पास केवल एक ही बेनिफिट है कि हम चार्ज के बहाने एनर्जी को स्टोर करते हैं। सो एनर्जी की जब हमें आगे जरूरत पड़ेगी, और बहुत ही एक बेहतरीन तरीके से इसका इस्तेमाल होता है कैपेसिटर का। कैपेसिटर की जगह पे दूसरा कोई डिवाइस नहीं है जो ऐसा यूज में आ पाए, उस एप्लीकेशन को पूरा कर पाए जहां पे कैपेसिटर यूज होता है, यानी विस्फोटक तरीके से एनर्जी देना। तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो हम एनर्जी स्टोर करके रखना चाहते हैं। अब एनर्जी को स्टोर करने के लिए, जैसे हमने बंदूक में हम जब गोली भरते हैं तो उसका स्प्रिंग दबता है, हमें स्प्रिंग से कोई लेना देना नहीं है, स्प्रिंग से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन हमने स्प्रिंग को दबाया इसलिए ताकि हम एक तरह की एनर्जी को स्टोर कर पाएं, अरेस्ट कर लें उसमें, और जब चाहे उस एनर्जी का यूज कर पाएं। बिल्कुल इसी कंडीशन, यही कंडीशन यहां भी है कि हम चार्ज को एक मीडियम जैसा एक माध्यम है हमारा एनर्जी को स्टोर करने का। तो हम चाहते हैं कि किसी कंडक्टर पे ज्यादा से ज्यादा चार्जेस स्टोर हो जाएं। जो कंडक्टर इस काम में आता है उसका नाम हम रख देते हैं कंडेंसर। इसका कॉमर्शियल नेम कंडेंसर भी है। इसको सिंपली बोलते हैं कैपेसिटर। और उसकी कैपेसिटी को, मतलब मैक्सिमम स्टोरेज जो एबिलिटी है, उसकी एबिलिटी टू स्टोर मैक्सिमम चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सो सिंपल, बहुत आसान कि कैपेसिटेंस क्या होता है? मैक्सिमम, वो जो एबिलिटी है, एबिलिटी टू स्टोर मैक्सिमम चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। और कैपेसिटर आप क्या समझते हैं? कैपेसिटर की मतलब है कि एक कंडक्टर जिसके ऊपर हम चार्ज को स्टोर कर पाए, चार्ज को स्टोर करने का काम करते हैं जिस कंडक्टर को लेकर के, उसी कंडक्टर का हम नाम रख देते हैं कि वो हमारा कैपेसिटर। समझ आइए? तो अब आज केवल इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, मतलब आज केवल इसके बारे में ही बातें करेंगे। इसकी कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला छोटा सा डिस्कस करेंगे। तो एक कंटेनर जिसके अंदर हमने लिक्विड भरना शुरू किया और उसका लेवल राइज होना शुरू होता है, इंक्रीज होता है, मतलब ये हमें समझ में आता है इस चीज को देख करके, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से, कि लेवल तभी राइज होगा जब ये अमाउंट इंक्रीज होगा। और दूसरे शब्दों में, अगर आप अमाउंट इंक्रीज करेंगे तो लेवल पक्का है राइज होगा।
अगर आप इसमें अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, वाटर डालते जाएंगे, तो लेवल को बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे, लेवल का बढ़ना तय है। इसका मतलब एक रिलेशन यहां से आपने ये बना लिया कि Q is directly proportional to L. Say if the capacity of this condenser or this vessel or container is C, अगर मैं इस स्टोरिंग डिवाइस का, जो स्टोर कर रहा है इस वाटर को, इस स्टोरिंग डिवाइस का की कैपेसिटी को C बोलूं, सो Q is equal to C into L. अच्छा, मान लो इसके जस्ट बगल में एक दूसरा कंटेनर लेके आए और उसमें भी हमने इतना ही अमाउंट, Q अमाउंट वाटर इसमें डाल दिया और देखा ये इसका लेवल बढ़ गया, इतना सा लेवल, और इतना ही अमाउंट जब हमने इसमें डाला हुआ था तो इसका लेवल इतना राइज कर गया था। हमें इन दोनों में ये समझ में आ गया कि इन दोनों में फर्क किसका है, कैपेसिटी का। अब कैसे, तो यहां से कैपेसिटी इज इक्वल टू Q बाई L, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय लेवल। अब यहां इन दोनों को ध्यान से देखो तो इसका लेवल इतना सा बढ़ा है और इसका लेवल ज्यादा बढ़ गया है। मोर इज द लेवल, लेस इज द कैपेसिटी। जितना ज्यादा, ये तो सेम है, क्वांटिटी तो सेम है, बट अब इन दोनों का रिलेशन आपस में देखो, जब ये सेम है दोनों कंटेनर के लिए, तो अब Q, C और L को देखो, लेवल ज्यादा जिसमें बढ़ा है, जिस कंटेनर का लेवल ज्यादा बढ़ गया है उस कंटेनर की कैपेसिटी कम होगी, और जिस कंटेनर का लेवल कम बढ़ा है उस कंटेनर की कैपेसिटी ज्यादा होगी। अब इन दोनों को देख करके आसानी से समझ में आ जाता है कि इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। जस्ट सिमिलर इन द केस ऑफ कंडक्टर, जब हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं, मान लो ये एक सबसे सिंपलेस्ट कंडक्टर स्फेरिकल शेप का, और जब हम इसको चार्ज देना शुरू करते हैं तो हमें ये पता है कि चार्जेस यूनिफॉर्मली इस कंडक्टर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे जैसे हम चार्ज देंगे, यानी कि ये Q क्या बढ़ाएगा इस कंडक्टर का, पोटेंशियल। अगर हम Q को इंक्रीज करेंगे तो क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल। हमने इसी से इस कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का एक छोटा सा फॉर्मूला डेवलप कर लिया, बना लिया। कैसे, जब हम इसको अमाउंट देते हैं, यहां पर जब हम अमाउंट दे रहे थे तो क्या बढ़ रहा था, लेवल। लेवल के जस्ट इक्विवेलेंट क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल। हम जब यहाँ पे अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो ये पोटेंशियल इस कंडक्टर का बढ़ रहा है, अमाउंट कम रख रहे हैं तो पोटेंशियल कम हो रहा है। मतलब इन दोनों का आपस में वैसा ही रिलेशन है जैसा Q और L का था, अमाउंट और लेवल का था। लेवल किसके इक्विवेलेंट है, पोटेंशियल के। सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जितना ज्यादा चार्ज आप बढ़ाएंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर आपको पोटेंशियल बढ़ाना है तो चार्ज देना होगा, या दूसरे शब्दों में अगर आप चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ने से रोक नहीं पाएंगे, चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। अब इसको जब इक्वेट किया, सिमिलर कांस्टेंट इज देयर, C दैट इज कैपेसिटी, और इस कैपेसिटी का नाम हम रख देते हैं कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर। इस कंडक्टर का क्या है, वो कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस का मतलब मैक्सिमम एबिलिटी टू स्टोर मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी है। सो सिंपल, बहुत ही आसान, कि जब आपने चार्जेस देने शुरू किए तो इसका पोटेंशियल राइज किया, तो आपने इन दोनों में रिलेशन देख लिया कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू C इंटू V। Q किसके इक्वल है, C इंटू V के। भाई C क्या है, इस कंडक्टर की वो एबिलिटी जो बताती है कि मैक्सिमम कितना चार्ज आप इसके ऊपर स्टोर कर पाएंगे। अभी हम इस बात पे भी आएंगे कि लिमिट ऑफ चार्जिंग क्या होती है। बोर्ड एग्जाम में ये एक क्वेश्चन अलग से भी कभी कभार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ चार्जिंग, यानी मैक्सिमम आप जब इसके ऊपर चार्ज स्टोर कर लेते हैं, इसमें अगर पानी भर लेते हैं तो इसके बाद अगर और पानी डालेंगे तो क्या होगा, लीक। उसका प्रोसेस थोड़ा सा समझेंगे, बट पहले हम बना रहे हैं वो फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये पूरे चैप्टर में चलने वाला है। इस पूरे सेक्शन में, कैपेसिटर के सेक्शन में ये फॉर्मूला आपके साथ होगा। जो भी फॉर्मूले आप बनाएंगे, नए फॉर्मूले या जो भी अलग से डेरिवेशन करेंगे, उन सब डेरिवेशन की शुरुआत आप इस फॉर्मूले से करेंगे। मतलब इस पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूला चलने वाला है, Q इज इक्वल टू CV, वेयर Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, V इज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर एंड C इज द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, और सिंपली नोन एज कैपेसिटेंस। C को बोला जाता है कैपेसिटेंस। यहां से अगर C लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं, Q बाई V। C इज इक्वल टू Q बाई V। अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो
तो ये क्या है, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट वोल्ट। सो कूलम पर वोल्ट इज द ऐसा यूनिट। इसे शॉर्ट में एक नाम से और लिखते हैं फैरड। फैरड इज ऑल्सो द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर और कैपेसिटर। किसी कंडक्टर या कैपेसिटर की ऐसा यूनिट को हम फैरड में भी लिखते हैं, या अगर और अच्छे से लिखना चाहो इस मैथमेटिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग तो Q की यूनिट कूलम, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट। सो कूलम पर वोल्ट इज द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर और कंडक्टर। सो दिस इज द स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। कैपेसिटर का मतलब वो डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करे, यानी कंडक्टर जो चार्ज को स्टोर करे, उसी का नाम हम क्या रख देते हैं, कैपेसिटर या कंडेंसर। अब उसकी जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसको हमने सिंपली कैपेसिटी न बोल करके क्या नाम दे रखा है, कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर और कैपेसिटर इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। और उसका फॉर्मूला क्या बनता है, Q/V। अब उसकी ऐसा यूनिट कूलम पर वोल्ट और सिंपली फैरड। अब ऐसा के अलावा सीजीएस यूनिट भी है। जैसे आप शुरू से बनाते चले आ रहे हैं कि सीजीएस में दो टाइप की यूनिट है, एक ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और एक EMU यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को बोलते हैं स्टेट और आगे उस क्वांटिटी की ऐसा यूनिट यानी फैरड, तो स्टेट फैरड। और EMU में एब्सोल्यूट फैरड। ये दो यूनिट बोली जाएगी सीजीएस यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अब इन दोनों के लिए आप एक रिलेशन भी लिख लीजिए छोटा सा, यहां मैं लिख देता हूं, 1 एब फैरड इज इक्वल टू 10⁸ फैरड एंड 1 स्टैट फैरड इज इक्वल टू 1.113 इंटू 10⁻², सॉरी 13 है, -13 फैरड। दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अब इसके आगे बात करते हैं। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q/V। अब इसकी ऐसा यूनिट हमने क्या लिखी है, फैरड। अब डिफाइन करते हैं 1 फैरड को। कैसे डिफाइन करेंगे 1 फैरड को, चार्ज पर यूनिट वोल्ट। ध्यान समझना, कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। चार्ज पर यूनिट वोल्ट, पर यूनिट वोल्ट मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। हमें इतना अमाउंट चाहिए चार्ज का जिससे उस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना बढ़ सके, 1 वोल्ट। सो द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज 1 फैरड। उस कंडक्टर की कैपेसिटी या कैपेसिटेंस क्या बोली जाएगी, 1 फैरड। तो इसे ऐसे लिखेंगे कि द चार्ज रिक्वायर्ड बाय द कंडक्टर टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। अब ऐसे में अगर मैं पूछूं कि मैंने 5 कूलम चार्ज दिया और पोटेंशियल बढ़ गया 1 वोल्ट, अगर मैंने 5 कूलम चार्ज दिया और पोटेंशियल बन गया 1 वोल्ट, बढ़ गया, उसका इंक्रीज हो गया, बढ़ के 1 वोल्ट बढ़ गया, तो उसकी कैपेसिटी क्या बोली जाएगी। लेकिन अगर मैंने 25 कूलम चार्ज दिया और पोटेंशियल बढ़ा 1 वोल्ट, तो अरे तब भी वही बोली जाएगी। उस चार्ज के अमाउंट से मत कंफ्यूज हो, चार्ज के अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, आपको पोटेंशियल राइज कितना देखना है, 1 वोल्ट। अगर पोटेंशियल राइज 1 वोल्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि इसका कैपेसिटेंस क्या है, 1 फैरड। अब इसके बाद डिपेंडेंसी, क्या कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड करता है या कैपेसिटर कैपेसिटेंस पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, इन दोनों पे डिपेंड करता है कि नहीं। आंसर इज नो। कई बार इस फॉर्मूले को देख करके एक छोटा सा डाउट मन में आता है कि Q और V पर भी तो डिपेंड करता होगा, Q पर डायरेक्टली, V पर इनवर्सली। आंसर इज नो, गलत है, इस पर डिपेंड करता ही नहीं। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR, सो R इज इक्वल टू V बाई I। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस पे या करंट पे डिपेंड करता है, नहीं। आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू रो L बाई A। ये सही फॉर्मूला है,
अगर आप डिपेंडेंसी चेक करना चाहते हैं कि वो क्वांटिटी डिपेंड किस पे करती है, तो ये सही फॉर्मूला है, ये नहीं है। ये क्या बताता है तब? ये सिर्फ इस बात का हमें एहसास कराता है कि उसका लेवल राइज होगा, ये तो कांस्टेंट है, उसका लेवल राइज होगा अमाउंट डालने में। एक्चुअली इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता हुआ एक कांस्टेंट का रिलेशन है ये। बस ऐसे समझो कि दो क्वांटिटी जो आपस में रिलेटेड हैं, पोटेंशियल और अमाउंट ऑफ चार्ज, उन दोनों का आपस में रिलेशन दिखाता हुआ एक रिलेशन है ये। इन दोनों को आपस में रिलेट किया हुआ है इस रिलेशन ने पूरे C इज इक्वल टू क्यू बाई वी ने। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि C डिपेंड करता है Q पे या V पे। आप बहुत सिंपल सोचें कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं Q इज इक्वल टू सी वी और कहूं कि Q 0 है, तो C कितना होगा? 0। आंसर इज नो, C 0 नहीं होगा। C इस हालत में 0 हो ही नहीं सकता। आप सोचें, मार्केट जाते हैं आप और कोई कंटेनर खरीदते हैं, कोई भी कंटेनर, मान लो कोई बकेट है, कोई भी कंटेनर जो पानी रखने वाला है, आप पूछते हैं उससे इसकी कैपेसिटी क्या है, कितनी कैपेसिटी क्या है, तो बोलता है कि 10 लीटर। क्या उस समय उसमें पानी रहता है? क्या उसमें कुछ अमाउंट रहता है? आंसर इज नो, उसमें नहीं रहता। बट फिर भी उसकी कैपेसिटी 10 लीटर है, 15 लीटर है वो। तो कैपेसिटी इज अ कांस्टेंट, इट इज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट। हाँ, ये बात और है कि अगर आपने इसको 0 कर दिया, सो आइदर दिस 0 और दिस 0, या तो C 0 होगा या V 0 होगा। तो 0 क्या हो सकता है? V। लेवल कहां बढ़ेगा? जब उसमें पानी रहेगा ही नहीं, तो लेवल क्या होगा? 0। लेवल बढ़ेगा ही नहीं, 0 रहेगा। सो C 0 नहीं हो सकता। C इस V और Q पे डिपेंड करता ही नहीं। आगे हम देखेंगे कि C भी डिपेंड करता है ऐसे ही ज्योमेट्री पे, फिजिकल पैरामीटर पे, लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, बाकी के जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक लाइन इसमें आगे बढ़ा लो और लिख लो कि कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर और एनी कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर। और आगे एक छोटे से फॉर्मूले से मैं आपको शो भी कर दूंगा कि ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। ज्योमेट्री का मतलब सिंपल, फिजिकल पैरामीटर्स, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, इन सब पर डिपेंड करता है। जितना बड़ा कंडक्टर उतना बड़ा उसकी कैपेसिटी। भाई बाल्टी इतनी बड़ी होगी, 10 मीटर डायमीटर वाली होगी, तो उतना ज्यादा पानी आएगा। खूब बहुत लंबी होगी, लेंथ बड़ी होगी, तो और पानी आएगा। उस अमाउंट से थोड़ा डिपेंड करता है। ऐसा थोड़ा है कि आप 5 लीटर का एक डब्बा खरीद करके लाए और आपके पास 10 लीटर पानी है तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी अपने आप। नहीं, वो तो 5 ही रहेगी। आप अगर खरीद करके एक बकेट ले आए हैं 5 लीटर का और आपके पास वाटर है 10 लीटर, तो इससे उसकी कैपेसिटी का कोई लेना देना नहीं है। वो कैपेसिटी तो उसकी 5 लीटर ही रहेगी। आपके पास 10 लीटर हो, 20 लीटर हो, 2 लीटर हो, या जो मर्जी वो हो, वो मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकता है पानी को? 5 लीटर। So capacity is a constant, depends on the geometry of the conductor, not is Q और V। Q और V पे डिपेंड नहीं करता। और 1 फैराड को भी आपने डिफाइन कर लिया। अब कैपेसिटेंस निकालते हैं। सबसे सिंपलेस्ट जो स्ट्रक्चर है अपना स्टोरिंग डिवाइस है, वो क्या हो सकता है? सबसे सिंपल जो स्टोरिंग डिवाइस है, स्फेरिकल कंडक्टर। घरों में पानी स्टोर करने के लिए सबसे सिंपल जो स्टोरिंग डिवाइस होता था, सबसे चीप, सस्ता, मटका। याद है? मटके में सबसे सस्ता, बहुत ही आसानी से मिल जाने वाला, सबसे चीप, सबसे बेस्ट। बिल्कुल वैसे ही यहां पे भी एक मेटल का मटका, ऐसे बोलो मेटल का मटका ना कहो, स्फेरिकल कंडक्टर। सो कैपेसिटी, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। शुरुआत में सबसे पहले प्रेफर किया गया एक स्फेरिकल कंडक्टर को। क्यों? क्योंकि सबसे आसान था। आप जानते हैं कि भाई स्टोरिंग जो डिवाइसेस होते हैं हमारे, वो ऐसे बनाए जाते हैं जानबूझ करके कि उसमें शार्प कॉर्नर या एजेस ना आए। छोटी सी चीज आपने देखी होगी कि मटके के अलावा भी जो लिक्विड या जो पेट्रोलियम वाले जो ट्रक होते हैं, उनके कंटेनर आपने पीछे देखे होंगे, सिलिंड्रिकल्स होते हैं। भाई स्फेरिकल कैरी ओवर करना इतना आसान काम नहीं है, इसीलिए वो ऐसा शेप बनाते हैं ताकि उनमें शार्प कॉर्नर ना आए। मान लो शार्प कॉर्नर आ जाता है, ऐसा मान लो मैंने एक स्क्वायर शेप का एक कंटेनर लिया है और इस चार्जेस भरने शुरू कर दिए।
आगे एक टर्म पढ़ेंगे आप, कोरोना डिस्चार्ज। ये वो कोरोना बीमारी नहीं है, कोरोना डिजीज नहीं है, ये फिजिक्स में एक डिस्चार्ज होता है, उसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज का मतलब होता है कॉर्नर से जितना ज्यादा, जितना कम होगा आपका ये एरिया, सरफेस एरिया, उतने ज्यादा चार्जेस लीक होंगे, बाहर निकलेंगे। अब मान लो यहां पे ऑलमोस्ट एरिया जीरो मान सकते हैं, एरिया टेंडिंग टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको सिग्मा को अगर तोड़ें तो लिखा जाएगा क्यू अपॉन ए। जितना कम एरिया होगा, इफ दिस टेंडिंग टू जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, बहुत ही कम अगर मान लें कि इस शार्प कॉर्नर का एरिया ऑलमोस्ट जीरो टेंड कर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सच हाई, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। आसपास के जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आयोनाइज हो जाएंगे और यहां से लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कंटेनर में अगर आप लिक्विड भर देते हैं और उसका शेप ऐसे रख देते हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया बहुत कम, प्रेशर बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा प्रेशर कि वो वहां से कॉर्नर से फट जाते हैं। कोरोना डिस्चार्ज के, इस कॉर्नर डिस्चार्ज वाले मेथड के कई एग्जांपल्स आपने डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस भी किए होंगे। अगर आपको कभी यहां पे चोट लगी, कभी लगे, तो एक झंझनाहट सी आती है, एक शॉक जैसा लगता है, फील होता है। कभी हुआ होगा तो क्यों? क्योंकि ये कॉर्नर है, शार्प एज है, यहां पे चार्जेस बहुत ज्यादा इकट्ठे होते हैं, यहां पर बहुत ज्यादा चार्ज इकट्ठे होंगे, एरिया कम, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा। ये मैंने सिर्फ इसलिए समझाया क्योंकि हम जो कंटेनर प्रेफर करते हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए या किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए, जो स्टोरिंग डिवाइसेस बनाते हैं अपने, वो नियरली स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं। हम नहीं चाहते उसमें शार्प कॉर्नर या एजेस आए। सबसे पहले जो बेस्ट हमारे लिए था वो था मेटल का मटका, यानी स्फेरिकल कंडक्टर। तो एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी हम कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं इसका रेडियस है r और इसके ऊपर कुल मिला के जो भी चार्जेस फैले हुए हैं वो कितने चार्जेस हैं? q। ये q चार्जेस इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब इसके ऊपर जो इसकी कैपेसिटी है, यानी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालेंगे। तो कैपेसिटेंस का हमारे पास सिंपल एक ही फॉर्मूला है, Q बाई V। इसका मतलब इसमें हम कैलकुलेट कर लें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो पोटेंशियल लिखा जाएगा इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज Q अपॉन रेडियस R। भाई सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा? इतना ही होगा, मैक्सिमम इतना ही पोटेंशियल हो सकता है। इसकी वैल्यू उठा करके इसमें रख दें तो C की वैल्यू आ गई Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये Q कैंसिल हुआ और ये पूरा टर्म ऊपर चला गया, तो C लिखा गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब साफ साफ यहां दिखता है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। सो द कैपेसिटी इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। जितना बड़ा वो मटका होगा उतना ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी, बाकी सब पैरामीटर तो कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, C डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। C किस पे डिपेंड है? रेडियस के ऊपर। रेडियस का मतलब डायमेंशन, फिजिकल पैरामीटर्स। तो शुरू में जैसे मैंने बताया कि C ओनली डिपेंड्स ऑन द फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ द कंडक्टर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन Q और V। Q और V का मतलब चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता। C डिपेंड करता है किसके ऊपर? यहां साफ साफ दिखता है रेडियस, यानी जितना बड़ा ये गोला होगा, ये कंडक्टर जितना बड़ा होगा, ये R जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा इसकी कैपेसिटी होगी, जितना छोटा होगा उतनी कम इसकी कैपेसिटी होगी। ये ऐसा सिस्टम में है। अब सीजीएस सिस्टम में C का फॉर्मूला डायरेक्टली क्या लिखा जाता है? R। मतलब सीजीएस सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या लिखी जाती है? 1। ये हमारा शुरू में काम करने का तरीका था। बाद में जब ऐसा सिस्टम आया और हमने बाकी के कांस्टेंट को कैलकुलेट किया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली 9 × 10⁹ लेकिन शुरू में जब हम सीजीएस में काम कर रहे थे और यूनिटरी मेथड चल रहा था तो उस समय पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या लिखते थे? 1। अगर इस पूरे की जगह पे 1 लिख दें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे, तो C की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? R के इक्वल।
मतलब 1 मीटर का, सॉरी 1 मीटर नहीं, 1 सेंटीमीटर का अगर आपका कंडक्टर है तो सीधे सीधे C इज इक्वल टू R, उतने फैरेड उसका कैपेसिटेंस। अब आई वॉन्ट टू कैलकुलेट और आई वॉन्ट टू कैलकुलेट 1 फैरेड कैपेसिटेंस। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा कंडक्टर हो जिसका कैपेसिटेंस कितना हो, 1 फैरेड हो। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे पास उस कंडक्टर की शेप जो होगी, उस कंडक्टर की जो साइज होगी वो कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी, जिसका कैपेसिटेंस कितना हो, 1 फैरेड हो। क्योंकि 1 फैरेड को हम डिफाइन कर चुके हैं। अब हम न्यूमेरिकली ये जानना चाहते हैं कि 1 फैरेड का जो हमारा कंडक्टर है वो कितना बड़ा है, मतलब रेडियस कितना है। इसमें पुट करें C 1 फैरेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू R, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, रेडियस की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। सच अ हाई बिग एंड वेरी बिग कंडक्टर। आप शायद इमेजिन नहीं कर सकते इतना बड़ा कंडक्टर हो सकता है। अगर इतना बड़ा कंडक्टर होगा तो उसकी कैपेसिटी कितनी बोली जाएगी, 1 फैरेड। अब जरा सा इसको कंपेयर करते हैं अर्थ के साथ। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने मीटर का अगर कंडक्टर होगा तो उसकी कैपेसिटी कितनी बोली जाएगी, 1 फैरेड। अर्थ का रेडियस क्या होता है, 6400 किलोमीटर। 3 जीरो और बढ़ा लें तो कुल मिला के 5 जीरो। 1 2 3 4 5 4 6। तुम देखो तो 900 गुना बड़ा है अर्थ से, 900 टाइम्स बिगर देन अर्थ। ऐसा कंडक्टर होगा जो अर्थ से यानी हमारी पृथ्वी से 900 गुना बड़ा होगा, तब जाके उसकी कैपेसिटी बोली जाएगी 1 फैरेड। इसका मतलब डिफेक्ट कहाँ है, गलती कहाँ हमसे हो रही है, हमारे यूनिट में है। हमारी यूनिट एक्चुअली बहुत बड़ी हो गई। इतना बड़ा कोई कंडक्टर हो ही नहीं सकता। हमने जो यूनिट ले ली है 1 फैरेड, ये यूनिट बहुत बड़ी यूनिट है। इतना बड़ा कोई कंडक्टर पॉसिबल ही नहीं है। 1 फैरेड होने के लिए अर्थ से 900 गुना बड़ा कंडक्टर चाहिए। हम कितना बड़ा कंडक्टर बना सकते हैं, 2 मीटर का, 4 मीटर का, 10 मीटर का, 20 मीटर का। ट्रक के बराबर थोड़े कंडक्टर बनाते हैं। कंडक्टर यानी कि कैपेसिटर छोटा छोटा होता है। इसका मतलब हमारी यूनिट बहुत बड़ी हो गई, तो हमने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया, इसको मैनिपुलेट किया, और यूज में जो आता है हमारे, वो आता है आपका मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड एंड पिको फैरेड। मिली फैरेड का मतलब 10 टू द पावर -3 फैरेड, माइक्रो फैरेड का मतलब 10 टू द पावर -6 फैरेड, एंड पिको फैरेड का मतलब 10 टू द पावर -12 फैरेड। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां नोट कर लो कि माइक्रो फैरेड के जो कैपेसिटर होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल। एंड पिको फैरेड जो कैपेसिटर यूज किए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब जैसे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन, ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं उनमें हम पिको फैरेड साइज वाले कैपेसिटर यूज करते हैं, कंडेंसर लगाते हैं। और जैसे फैन है अपना, मोटर है, इलेक्ट्रिकल जो सर्किट्स होते हैं उनमें हम माइक्रो फैरेड के ऑर्डर के जो कैपेसिटर होते हैं उनको यूज करते हैं। चलो तब इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या डिफाइन कर लिया, C इज इक्वल टू Q/V, 1 फैरेड डिफाइन कर लिया। कैपेसिटर का बेसिक हमें मतलब समझ में आ गया कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है। चार्ज हम क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली एनर्जी चाहिए। एनर्जी स्टोर हम कैसे करेंगे, तो कोई ना कोई माध्यम होगा, कोई मीडियम होगा। इस बार कौन सा मीडियम बना, चार्ज एक मीडियम है जिसके माध्यम से, जिसके बहाने हम एनर्जी को कंप्रेस करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं, एक जगह अरेस्ट करके रखते हैं, और जब मर्जी होती है उस एनर्जी को एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मीडियम कौन सा बना, चार्ज। इसका मतलब चार्ज स्टोरिंग डिवाइस कैपेसिटर, और उसकी कैपेसिटी कैपेसिटेंस कितनी, Q/V, सिंपल सा रिलेशन, और उसकी ऐसा यूनिट फैरेड। 1 फैरेड इज द बिग यूनिट, बहुत बड़ी यूनिट है। तो हमारे लिए जो प्रैक्टिकली जो यूज में आता है यूनिट, वो जनरली माइक्रो फैरेड या पिको फैरेड आता है। मान लो किसी, मैं रेडियस ले लूं 2 मीटर,
और पूछो कि इस स्फेरिकल कंडक्टर जिसका रेडियस है 2 मीटर, इसका कैपेसिटेंस क्या निकाल सकते हो? भाई इस फॉर्मूले की हेल्प से छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन, और बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। जैसे सिंपल मैंने पूछा कि एक 2 मीटर का गोला है, एक गोला, एक मेटल का शेल, एक ऐसा कंटेनर, एक ऐसा स्फेरिकल कंडक्टर जिसका रेडियस है 2 मीटर, व्हाट इज द कैपेसिटेंस? फॉर्मूला है हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10⁹, रेडियस कितना है 2 मीटर, 2/9 का मतलब 4.5 इंटू 10⁻⁻9 फैरड इज इक्वल टू, इसे हटा दें आप, 4.5 नैनो फैरड। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते रहेंगे 1 मार्क्स के, और इस फॉर्मूले पर यूज में आते हैं। इस फॉर्मूले के बेसिस पर बहुत आसानी से आपसे बन जाएंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस देखेंगे कि इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज है। इस फॉर्मूले को आप शुरू से लेकर लास्ट तक याद रखेंगे। वैसे इतनी बार ये यूज में आ जाता है कि इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद याद हो जाता है। चलो, एक लास्ट चीज़ और रह गई थी जो मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ चार्जिंग। किसी कंडक्टर को हम मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकते हैं, उसकी कुछ ना कुछ लिमिट होगी। भाई एक कंटेनर है, उस कंटेनर की जो क्षमता है, जो अपनी लिमिट है, वो 5 लीटर है। आपने 5 लीटर भर दिया, उसके बाद एक और लीटर डाला, वो 1 लीटर कहाँ जाएगा? बाहर। भाई फिर आप मेजर करेंगे तो उसमें कितना पानी है? 5 लीटर। 1 लीटर और डालोगे, फिर मेजर करो, 5 लीटर। इसका मतलब बाहर चला जाएगा, तो उसकी अपनी एक लिमिट है। तो कंटेनर या जो भी स्टोरिंग डिवाइसेस होते हैं, इन डिवाइसेस की अपनी एक लिमिट है उसको स्टोर करने की। यहाँ पे भी जो कंडक्टर जिसको हम चार्ज देने वाले हैं, उसके ऊपर कितना चार्ज रख सकते हैं, इसकी भी एक लिमिट होगी। अब होगा क्या वो समझते हैं। जब हम चार्ज देना शुरू करते हैं तो कंडक्टर का क्या बढ़ना शुरू होता है? जब हम पानी डालना शुरू करते हैं तो कंटेनर में क्या बढ़ता है? लेवल किसके इक्विवेलेंट है? पोटेंशियल के। तो यहां जब हम कंडक्टर को चार्ज देंगे तो कंडक्टर का पोटेंशियल राइज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा। एक ऐसी कंडीशन आती है कि जब इसके आसपास, मान लो इसके आसपास एयर है, एयर के एटम्स हैं, एयर के एटम्स न्यूट्रल, और ये न्यूक्लियस बीच में, बाहर इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑर्बिट में घूम रहे हैं। आसपास इस कंडक्टर की कौन है? एयर। एक्चुअली होता क्या है वो समझना ध्यान से। जैसे ही हम एक लिमिट को क्रॉस करते हैं, यानी कि अब ये जो चार्ज हम इसको देते हैं, ये चार्ज जंप करके हवा में क्यों नहीं जाता? तो आंसर है कि एयर इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर है, वो पाथ प्रोवाइड नहीं करता, तब तक चार्ज यहां रुका रहता है। अब इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में एक फोर्स लग रहा है, और इस पॉजिटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन में भी एक फोर्स लग रहा है। मतलब इसके पास वाला जो एटम है एयर का, उसके ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव चार्ज जो हमने दिया था, इन दोनों के बीच में भी फोर्स लग रहा है। इसका मतलब तो इस इलेक्ट्रॉन को जंप करके बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग कूलम फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है। तो एक युद्ध छिड़ जाता है, एक वॉर जैसा सिचुएशन आती है कि अब देखते हैं किसका फोर्स ज्यादा होता है। अगर कूलम फोर्स ज्यादा है, न्यूक्लियस के साथ ज्यादा स्ट्रांग फोर्स है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ रहेगा। ये वाला एक फोर्स से खींच रहा है अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन को। जैसे जैसे आप चार्ज इसके ऊपर बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी बढ़ेगा। एक ऐसी सिचुएशन आती है जब ये वाला चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगाता है, वो फोर्स इस इलेक्ट्रॉन का इसके न्यूक्लियस के साथ लगने वाले फोर्स से ज्यादा हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां खिसक जाएगा। ऐसे ही फिर यहां के इलेक्ट्रॉन को भी खिसका लेंगे, यहां के इलेक्ट्रॉन को भी ये चार्ज खिसका लेंगे, और खुद क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज, खुद न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। मतलब ये कि उनके खुद के कोई मतलब ही नहीं है, प्लस माइनस मिलकर के खत्म। तो एक लिमिट के बाद जब हम चार्ज देते हैं तो आसपास का जो एयर है या जो भी मीडियम है, उस मीडियम का ब्रेकडाउन हो जाता है। ये जो प्रोसेस हो रहा है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइज हो गए एटम्स, पहले क्या थे? न्यूट्रल, अब कैसे हो गए? जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये कैसे हो गए?
1e इसके ऊपर चार्ज आ गया, वो भी प्लस, यानी पॉजिटिवली चार्ज एटम हो गए, पॉजिटिवली चार्ज एटम हो गए, ये भी पॉजिटिवली चार्ज एटम हो गए। तो एक्चुअली चार्ज हम दे रहे हैं इसको, और चार्ज हो कौन रहे हैं? आसपास के जो हवा के एटम्स हैं वो हो रहे हैं, मतलब चार्ज लीक कर रहा है, चार्ज इस पे रुक ही नहीं रहा। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को यानी इलेक्ट्रॉन को खींच करके खुद न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, और जिस एटम से इसने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं वो एटम खुद क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। हमारा तो ये सोचना था कि भाई हम चार्ज इसको देंगे, इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, ये चार्ज होगा, लेकिन इसके बजाय ये एटम चार्ज होने शुरू हो गए। सो ये इस मीडियम का क्या हो गया? ब्रेक डाउन। इसे बोलते हैं ब्रेक डाउन। जैसे ही मीडियम का ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया, अब इसके बाद अब और ज्यादा चार्ज आप इसके ऊपर नहीं रख सकते। देख ही रहे हो क्या हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, हम इसके ऊपर चार्ज दे रहे हैं, फील्ड बढ़ रहा है, फील्ड बढ़ रहा है तो फोर्स बढ़ रहा है, और जैसे ही फोर्स बढ़ रहा है ये अब अपने बगल वाले जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के जो एटम्स हैं, उन एटम्स से एक इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहे हैं, उन्हें चार्ज कर दे रहे हैं, और खुद क्या हो जा रहे हैं? न्यूट्रलाइज। माने हमें अगर ये एक चार्ज लेकर गए यहां पर और सोचा कि भाई पहले 100 थे, एक और ऐड कर दिया, 101 होने चाहिए, 101, लेकिन जैसे ही ये पॉजिटिव लेकर गए, ये बगल वाले पॉजिटिव ने इस इलेक्ट्रॉन को खींच करके और खुद अपने आप को खत्म कर लिया। ये पॉजिटिव गया, लेकिन इधर पॉजिटिव खत्म हो गया, फिर से 100 हो गया। फिर हमने एक पॉजिटिव दिया और सोचा कि 101 होंगे, इधर से पॉजिटिव ने इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच करके और खुद न्यूट्रलाइज हो गया, ये रह गया, ये खत्म हो गया, फिर से 100। मतलब इसके ऊपर अब और ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं हो रहा। कब? जैसे ही मीडियम का ब्रेकडाउन आना शुरू हो गया। तो एयर के लिए ये जो सिचुएशन होती है वो होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर पहुंचने के बाद एयर का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, और एयर का ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया तो अब इसके बाद आप इसके ऊपर कोई भी चार्ज स्टोर, एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर नहीं कर पाएंगे, और ज्यादा चार्ज जैसे ही डालेंगे वो चार्ज बाहर लीक कर जाएंगे, यानी लीकेज स्टार्ट हो जाएगा चार्ज का। सो इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ चार्जिंग, और इसे आप 3-4 लाइनों में लिखेंगे कि व्हेन वी गिव द चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इंक्रीजेस। इफ वी गिव कंटिन्यूअसली चार्ज ऑन द कंडक्टर, a situation or a condition is reached when the electric field around the conductor reached at the value of 3 × 10⁶ volt per meter. At this value or at this stage, the mediums around the conductor gets breakdown. That is, atoms are ionized and charge of the conductor gets leaked off in the medium, and then in this condition or in this way we cannot give any more charge to the conductor. This is the limit of charging. इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ चार्जिंग। और ये कभी कभार बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स में पूछ दिया जाता है। नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट समझने के, अपने समझने के लिए और आगे की चीज है, आगे काम आने के लिए ये मैंने समझाया कि हम एक कंडक्टर के ऊपर मैक्सिमम जो चार्ज दे सकते हैं वो कितना, तो उसकी जो कैपेसिटी होगी, उस कैपेसिटी से ज्यादा अगर हम चार्ज देना चाहेंगे तो क्या होगा? लीक करेगा। लीक होने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में होता क्या है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है कि मीडियम का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। समझ आ गया ये? सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटेंस। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अपना चैप्टर वाकई में इन रियलिटी स्टार्ट करेंगे। हालांकि स्टार्ट तो हो ही गया है, बट ये जो हमने पढ़ा ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन इंट्रोडक्शन से मतलब हमें ये समझना था कि कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटेंस क्या होता है, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होता है, और वो Q = CV का एक हमने छोटा सा फॉर्मूला भी बना लिया। स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी बना लिया। अब इस छोटे से कंडक्टर या स्फेरिकल कंडक्टर से बात नहीं बन रही थी। हमारा ये जो रिसर्च है या हमारी जो साइंस है वो जैसे जैसे आगे बढ़ी, इस छोटे से कंडक्टर से हमारा काम चलने वाला नहीं था। हमें ज़्यादा चार्ज की ज़रूरत पड़ी स्टोर करने की। जब हमें ज़्यादा चार्ज स्टोर करने की ज़रूरत पड़ी तो हमने तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करके और दूसरा अरेंजमेंट तैयार किया। आप देखें तो जो घर में मटका रखा होता है उसको आप कंपेयर करें आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं। एलपीजी सिलेंडर में अगर आप पानी भर के रखें और उसको यूज़ करें तो मेरा ख्याल है 2 दिन से पहले ही निपट जाएगा वो, या मान के चलें 2 दिन मेरा ख्याल है चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन उसमें गैस जब हम भर के रखते हैं तो वो महीने भर तक चलती है।
महीने भर तक की गैस उसमें भरी रहती है। तो हमने कुछ मैनिपुलेशन करके, कुछ ऐसा इंतजाम करके, कुछ ऐसी चीजें बढ़ा के घटा करके, टेम्परेचर बढ़ा करके, प्रेशर घटा करके, प्रेशर बढ़ा करके, कुछ ऐसा मैकेनिज्म करके उसके अंदर कंप्रेस करके दबा करके रखा हुआ है जो भी चीज हमें चाहिए। तो हमें वो चीज महीने भर तक के लिए यूज में आ रही है, मतलब उसकी कैपेसिटी हमने बढ़ा ली है। यही काम हम अब अगले सेक्शन में करने वाले हैं कि अपने कैपेसिटर यानी कि इस चार्ज स्टोरिंग डिवाइस की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो मैकेनिज्म क्या है, और उसके बाद उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।